राहुल गांधी का तो लगातार कई वर्षों से दलित समाज, पिछड़े समाज को लेकर उनकी राजनीति केंद्रित हो रही है और उसी केंद्रीकरण के निहितार्थ राजेंद्र पाल गौतम के रूप में आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल। और तो ये डर जो है बीजेपी को ओबीसीज में और एससी में फिर वापस ले जा रहा है और लोगों की आस्था को आहत हुई है और चोट पहुंची है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अखिलेश को पुश ही किया गया है दिल्ली से, ये भी कहा जा रहा है। ब्राह्मण हो क्या? नहीं, वाल्मीकि हूँ। तो उन्होंने कहा ये टीका और कलावा, पहले इसको काट के फिर क्या हो। राजनीति में पुरानी कहावत है और कई बार आपने सुनी भी होगी, लेकिन फिर भी उसका जिक्र करना बड़ा जरूरी होता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से या उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, लेकिन वो रास्ता किस चीज का है? वो रास्ता है दिल्ली की गद्दी का। और लखनऊ पर जिसका राज होता है, कहा जाता है कि उसके लिए दिल्ली का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी जिसने 2014 में दिल्ली में सरकार बनाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उनके लिए वो सफर इसीलिए आसान हुआ कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरा और लखनऊ में बड़ी जीत हासिल की। यानी 80 जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें से 73 सीटें एनडीए ने जीती, 71 अकेले भारतीय जनता पार्टी ने जीती। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी, जबकि दूसरी तरफ अखिलेश यादव और मायावती का एक मजबूत गठजोड़ था, उसके बावजूद 80 में से 62 सीटें जीतने में कामयाब भारतीय जनता पार्टी रही और आसानी से 303 सीटें नरेंद्र मोदी लेकर सरकार बनाने में दूसरी बार कामयाब हुए। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी फिसल गई 2024 में, 62 से घटकर 33 सीटें रह गई। और अब जब सामने बिल्कुल विधानसभा का चुनाव है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लगातार बातचीतें हो रही हैं, तो क्या होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में? क्या 2027 का जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी या नहीं बना पाएगी? रायबरेली से हमारे साथ आप देख सकते हैं कि दादा गौरव अवस्थी जी आ गए हैं। पिछली बार भी दादा, मुझे याद है कि इसी जगह पर ठीक दिल्ली में हमने बात की थी और मानसून सत्र बिल्कुल शुरू होने वाला था। इस बार भी मानसून सत्र शुरू होने वाला है और ये माना जा रहा है कि मानसून सत्र इस बार भी बड़ा हंगामे खेज हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि एनडीए किसी तरीके से 2/3 बहुमत हासिल कर ले। और टीएमसी में तोड़फोड़ हो चुकी है, महाराष्ट्र में बड़ी हलचल है, ये माना जा रहा है कि शरद दादा आ सकते हैं, इसके अलावा तमाम चीजें हैं। लेकिन नजरें उत्तर प्रदेश पर हैं, क्योंकि 2027 में कई बड़े चुनाव होने हैं। पंजाब भी है, उसमें उत्तराखंड भी है, गोवा भी है, मणिपुर भी है, लेकिन बात सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की हो रही है। और अखिलेश यादव, जिनकी पार्टी भी बताया जाता है कि उनके पास जो 37 एमपी हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के रडार पर हैं, लेकिन अखिलेश यादव भी तैयार बताए जा रहे हैं। और इस बार उन्होंने जो एक्सपोजे किया अयोध्या से किया, अयोध्या राजनीति के केंद्र में लेकर आई भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने उसको केंद्र में ले लिया दादा। तो क्या लग रहा है? पहले तो मैं आपसे उत्तर प्रदेश की बात ही समझूंगा, क्योंकि आप लखनऊ से बहुत दूर नहीं है, लंबे समय तक आप जहां बैठे रहे, आज भी बैठे हैं रायबरेली में, वहीं से यूपी की राजनीति एक तरीके से माना जाता था कि वो केंद्र है, लेकिन लखनऊ और रायबरेली में बहुत दूरी आज भी नहीं है। आप क्या देख रहे हैं मध्य उत्तर प्रदेश में बैठ के क्या होने जा रहा है? देखिए, मध्य उत्तर प्रदेश ने पिछले चुनाव में भी चौंकाया था और अभी स्थितियां जो बनी हुई हैं वात्सल भाई, वो क्या करेंगी? अभी जो डेंट आया है चढ़ावा चोरी कांड का, ये गंभीर है और कई लोगों से इंडिविजुअल हमारी बात होती है, तो वास्तव में ये राजनीति अलग विषय है, लेकिन इस पूरे प्रकरण से लोगों की आस्था को आहत हुई है और चोट पहुंची है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो क्या चुनाव आते आते कितनी आस्था की चोट मरहम लग के ख़त्म कर ले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता, और कितना बचा रहेगा दर्द, ये देखने वाली बात है। तो उस दर्द को उभारने में अखिलेश यादव लगातार लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी मरहम लगाने में लगी हुई, उस डेंट को बराबर फिर से चिकना सपाट कर दे। ये लड़ाई एक रोचक दौर पे है। ये निस्संदेह कि रोज नई नई बातें सामने आ रही हैं चढ़ावा चोरी कांड में। और अभी जो एक यूट्यूबर हैं, उनका नाम मैंने अभिषेक उपाध्याय, उन्होंने इसको ब्रेक किया कहते हैं, लेकिन हमें तो लगता है कि सपा के नेता पवन पांडे ने उसको पहले ब्रेक किया, उतना हाईलाइट नहीं हो पाया।
वहीं से उन्होंने पिक किया अभिषेक ने, और फिर उसके बाद अखिलेश यादव कूद गए और फिर वो पूरी देश और दुनिया में चर्चा में आ गया। तो इस डेंट को लेकर दो तरह की चर्चाएं जो उत्तर प्रदेश में और ख़ासतौर से लखनऊ उसके आसपास चल रही हैं कि चढ़ावा चोरी जो है कांड, ये सामने ना आता अगर उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में कुछ चल ना रहा होता। यानी आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर की राजनीति की अंदर। वजह से ही ये सामने आ गया। ये अंदर की राजनीति का एक कारण है, जो अभी आपने जिक्र किया कि 37 सीट पे समाजवादी पार्टी आ गई। उस समय भी ये चर्चा रही कि डेंट योगी जी महाराज ने दे दिया कि दिल्ली काबू में रहे, कंट्रोल में रहे, अपने में रहे, हद में रहे। अब ये योगी जी को हद में लाने की कोशिश है या विरोधियों की चाल है, कितना क्या है, इसको तो अभी मूल्यांकन होना बाकी है, क्योंकि अभी सब गर्मा गर्म चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ जब मामला ठंडा होने लगेगा तो और चीज़ें निकल के आएंगी कि कहाँ से ये खेल हुआ। लेकिन जो अफवाहें और चर्चाएं हैं वो लोगों को प्रभावित करती है, चाहे चोरी से संबंधित हो या इस तरह की राजनीतिक अंदर खाने की चर्चाएं जहाँ से भी आ रही हो, वो लोगों को प्रभावित करती हैं। अगर इन चर्चाओं में दम है कि बीजेपी की दिल्ली बनाम लखनऊ चल रहा है, तो फिर वो 27 का परिणाम फिर कुछ और भी हो सकता है। कहने वाले तो कुछ ये भी कह देते हैं कि अखिलेश को पुश ही किया गया है दिल्ली से, ये भी कहा जा रहा है। तो राजनीति में सब कुछ खेल संभव है, इसमें दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। और ये जो पश्चिम बंगाल जब भारतीय जनता पार्टी ने जीता और इतनी बड़ी जीत मिली, पहले चुनाव के पहले कोई ये दावा करने को तैयार नहीं था, और उसके बाद ये कहा गया कि जो बात योगी आदित्यनाथ की 2024 में आई कि उन्होंने दिल्ली को डेंट किया, तो दिल्ली के जो चाणक्य हैं उन्होंने पश्चिम बंगाल जीतने की रणनीति बनाई और ये कहा गया कि टीएमसी को काबू में करके जो यूपी की भरपाई है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से कर ली जाएगी। तो ये बात आपको जमीन पर भी सच लगती है क्या? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अगर अपने ही खिलाड़ी को कमजोर करने जाते हैं तो अल्टीमेटली अगर आप अपनी नींव को कमजोर करेंगे तो इमारत तो नींव पर ही टिकी हुई है। हाँ नहीं, ये तो सच बात है कि जब हम अपने किसी साथी को लंगड़ी मारते हैं तो कमजोर तो हम खुद भी होते हैं। जी दादा। लेकिन यहाँ लड़ाई तो जब मैं की बनती है ना, तब हम ये भूल जाते हैं कि अपना कमजोर हो रहा है, कि हमारा संगठन कमजोर हो रहा है, कि सरकार जाएगी कि आएगी। पहले तो हम अपने विरोधी को निपटाएं, जिससे हमारा मेल मिलाप नहीं बढ़ पा रहा, हमारी केमिस्ट्री मैच नहीं कर पा रही है। इन सब को लेके भी राजनीति में अंदर खाने चलता है, ये कहीं बाहर कुछ दिखने में नहीं आता। तो इसको देखने और समझने की अभी थोड़ा वक्त भी है। यूपी के चुनाव में तैयारियां सभी सेनाएं कर रही हैं, यानी समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, छोटे दल, कांग्रेस, सब अपने अपने मोड, चुनावी मोड में तो हैं जी। लेकिन फिर भी जो इलेक्शन की हवा बनती है, अभी तो राजनीतिक हवा, दलों की हवा चल रही है, वो अपने को तैयार कर रहे हैं। इलेक्शन की हवा आते आते, इलेक्शन नज़दीक आते आते हवाएं कई आती हैं, कोई ठंडी आती है, कोई गर्म आती है, कोई नरम आती है। तो वो हवाएं कितना प्रभावित करेंगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक जनमत बन रहा है। लोगों की चूँकि आस्था को चोट लगी है, और राम मंदिर ना होता या राम मंदिर को लेकर जो आकांक्षाएं पैदा की गई कि 500 साल में राम मंदिर बना, तो 500 साल की जब आस्था पे भी चोट आई है, चोरी तो हुई है, इससे तो कोई डिनाई नहीं कर रहा। जी बिल्कुल। ये तो नपेन मिश्र जी जो निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, डंके की चोट पे वो चोरी नहीं डकैती कह के गए, उन्होंने ही और हवा दे दी। इन्हीं सबसे ये चर्चाओं को बल मिल रहा है कि दिल्ली बनाम कहीं लखनऊ तो नहीं चल रहा, और अखिलेश यादव बड़े चुटीले अंदाज में उसको और हवा दे रहे हैं जी, दिल्ली बनाम लखनऊ को। तो ये दिलचस्प है, और ये कांड यूपी के चुनाव को प्रभावित करेगा। जी। अब हमारी वही जो बात है कि कितनी तैयारी है, कि हम इसको कितने डेंट को चिकना और सपाट कर ले जाते हैं, और कितना वो उसको और खोदते चले जा रहे हैं। ये लड़ाई अब नए मोड़ पर है, और हमें नहीं लगता है कि चुनाव आते आते कोई दूसरा इशू
इसको ओवरटेक कर पाएगा। लेकिन दादा मैं एक चीज समझना चाहता हूं, क्योंकि यूपी की राजनीति बड़ा कंफ्यूज भी कर रही है। कंफ्यूज इसलिए कर रही है कि मायावती पहले बहुत निष्क्रिय दिखती थी, लेकिन अक्टूबर में अचानक उन्होंने लखनऊ में एक बड़ी रैली की जहां उन्होंने योगी आदित्यनाथ की मंच से तारीफ की। इसके बीच में कांग्रेस ने अपना यूपी का प्रभारी चेंज किया। कांग्रेस के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी मायावती की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के साथ ही ओवैसी भी एक चर्चा ये भी बन रही है कि एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है। एक चंद्रशेखर रावण जो है उनके साथ भी एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की बात है। तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस का खेमा, मायावती का खेमा अखिलेश यादव को कमजोर करने की कोशिश में है। तो एक कंफ्यूजन ये है। दूसरा, जो डबल इंजन टकरा रहे हैं, अखिलेश यादव का आरोप है, और आपको भी इस तरह का रायबरेली में, लखनऊ में संकेत मिल रहा है कि दिल्ली और यूपी के बीच अब भी कुछ ठीक नहीं है। और कई लोग ये भी कहते हैं कि अब उत्तराधिकार की लड़ाई है, क्योंकि मोदी जी कब तक, अब ये सवाल पूछा जाने लगा है। इंडिया टुडे जैसी मैगजीन भी ये सवाल करने लगी है। तो ये बहुत सारे कंफ्यूजन है, हर कोई अपने समीकरण सेट करने में लगा है। तो अखिलेश यादव मजबूत हो रहे हैं इस राम मंदिर की वजह से कि कांग्रेस जो विकल्प खोज रही थी उनका वो खत्म हो जाएगा, पीछे ही मान लेंगे कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही लड़ाई हो सकती है, या फिर कुछ और भी आप देख रहे हैं चुनाव तक आते हुए? नहीं, कांग्रेस के सामने तो शून्य है जी। 7 सीटें वो जीत गए गठबंधन में लोकसभा में जी। लेकिन विधानसभा में वो शून्यता की स्थिति में, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने दांव चला। अभी आप देखिए कि राजेंद्र पाल गौतम कोई नोन चेहरा नहीं है, कोई संगठन में उनका कांग्रेस के से जुड़ाव का कोई बड़ा इतिहास नहीं है जी। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का प्रभारी महासचिव बना देना जी। ये संकेत दे रहा है कि कांग्रेस अपने खोए हुए अनुसूचित जाति दलित समाज के जनाधार को कैसे वापस बसपा से खींचे, क्योंकि बसपा रैली करेगी, उसकी रैली में भीड़ आएगी, लेकिन वो 19% से कुछ प्लस वाला स्थिति नहीं दिख रही और नहीं दिख रही है। उस स्थिति को तोड़ने के लिए, जड़ता को तोड़ने के लिए कांग्रेस ने ये गेम खेला है और प्रेशर समाजवादी पार्टी पे ही बढ़ाया है कि हम अपनी पैठ अनुसूचित जाति वर्ग में बढ़ा रहे हैं, हमारे पास भी एक बेस तैयार हो रहा है, हमको आप सीट शेयरिंग में गंभीरता से लेने की बात सोचिए। जी। उनको भी इशारा है, मायावती को भी इशारा है और राजनीति के मैदान में मजबूती से कूदने का संकल्प भी दिखा। तो क्योंकि राहुल गांधी का तो लगातार कई वर्षों से दलित समाज, पिछड़े समाज को लेकर उनकी राजनीति केंद्रित हो रही है और उसी केंद्रीकरण के निहितार्थ राजेंद्र पाल गौतम के रूप में आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल। और राजेंद्र पाल गौतम भी मतलब जो उन्होंने पहला उनका आगमन हुआ तो वो दिल्ली से बाई रोड गए हैं जी। 300-400 गाड़ियों का काफिला लेके। और एक बड़ा रोचक, अभी कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता ही हमको बता रहा था कि एक वाल्मीकि समाज का नेता उनसे मिलने पहुंचा जी। तो वो टीका लगाया था, कलावा पहना था जी। जब पहुंचा उसने पैर छुए जी। राजेंद्र पाल गौतम के जी। यूपी कांग्रेस मुख्यालय में। तो उसने कहा तुम ब्राह्मण हो क्या, ऐसा हमें बताया गया। जी। क्या जी। सत्यता है हमें नहीं पता। जी। ब्राह्मण हो क्या, नहीं वाल्मीकि हूँ। तो उन्होंने कहा ये टीका और कलावा पहले इसको काट के फिर के आओ। तो अनुसूचित जाति में भी जो उनका फोकस है, जो बौद्ध अनुयायी हो गया है, जो मायावती यानी काशीराम और वो प्रभावित वाला जो वर्ग बना है, जी जी जी, राजेंद्र पाल गौतम के मार्फत कांग्रेस उस मिथक को, मायावती के प्रभुत्व को तोड़ने की कोशिश करेगी। ये एक इंसिडेंट हमको बता रहा है। जी जी, ये तो बड़ा कंफ्यूजन है दादा। मैं इसीलिए कहूंगा क्योंकि राहुल गांधी वही नेता हैं जो कुछ समय पहले 2016-17 में हम उनको जनेऊ पहन के खुद को दत्तात्रेय गोत्रीय ब्राह्मण बताते देखते थे और उसके बाद वो कहने लगे कि हम दलित और ब्राह्मण करते रहे, हम ओबीसी क्यों नहीं करते हैं। पिछले साल की बात है जब गुजरात में इनका लंबे समय के बाद सम्मेलन हुआ, वहां उन्होंने ये बात कही। और राजेंद्र पाल गौतम तो ये नोन व्यक्ति हैं। इस तरह की बातें ये
आपको जो बताई गई है इसमें बहुत अतिशयोक्ति मैं नहीं देखता हूं, इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी से इनकी दूरी की वजह ही वो शपथ थी जो इन्होंने ली, तब तक ये मंत्री थे, बहुत करीबी थे अरविंद केजरीवाल के, और इसी खूबी की वजह से राहुल गांधी ने इनको अपनी गोदी में बैठाया भी है, ऐसा लोग दावा करते हैं। लेकिन दादा मैं बस ये एक आखिरी चीज और आपसे समझना चाहूंगा कि जन स्वराज के जो चीफ हैं पीके अभी चुनाव लड़ रहे हैं, बांकीपुर से लड़ रहे हैं, जहां पर नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अचानक बना दिए गए, बहुत से लोगों को बीजेपी के अंदर भी हैरानी हुई कि आखिर क्यों बनाया गया। 5 बार वो लगातार चुनाव जीते हैं, वो बात एक अलग है। लेकिन मैं जिस मुद्दे पर ध्यान आपका दिलाना चाहूंगा कि नितिन नवीन, आपको तो पता ही है लखनऊ गए अभी हाल फिलहाल में, और जन स्वराज के ऑफिशियल हैंडल से एक ट्वीट हुआ है जो एक्स कहलाता है, पहले ट्विटर कहते थे, वहां केवल उतना पोर्शन दिखाया गया है कि नितिन नवीन पहुंचते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, वहां केशव प्रसाद मौर्य जी भी खड़े हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी खड़े हैं, लेकिन नितिन नवीन उतरने के बाद पहले फूलों का गुलदस्ता लेते हैं केशव मौर्य से। तो जन स्वराज इसको खासतौर पर उठा रही है, सवर्णों को कह रही है कि ये एक मैसेज है बीजेपी के पीछे जो आप खड़े रहते हैं। तो क्या यूपी में भी ऐसा कोई मैसेज जा रहा है? जो आप दिल्ली लखनऊ की बात कर रहे थे, वो ये फील लोगों के अंदर आ रहा है? ये पंकज चौधरी को बनाना जी प्रदेश अध्यक्ष, जी, वो भी उसी रणनीति में दिख रहा है जी। नितिन नवीन का जो एक्ट है, एक्शन है, वो भी वही संदेश दे रहा है। क्योंकि 37 सीटें हाथ से निकली है ना पीडीए के नाम पर, जी तो वो पीडीए की 37 सीटें डरा रही हैं। जी। अगर ये रुझान बना रहा तो यूपी तो हाथ से गया। जी तो ये डर जो है बीजेपी को ओबीसीज में और एससी में फिर वापस ले जा रहा है। जी जो योगी जी महाराज के माध्यम से उन्होंने सवर्ण ब्रजेश पाठक से जो बैलेंस बना रहे थे, लेकिन अब वो बैलेंस सपा के समाजवादी पार्टी की रणनीति के आगे हमें लगता है कि कहीं पर वो अब पीडीए के उनके रणनीति को कमज़ोर करने के लिए वहीं फोकस हो रहे हैं जहां पर उसने अपना बेस बना लिया। जी। और ये बीजेपी की खूबी भी कही जा सकती है कि वो इस मामले में माहिर है, उनके शीर्ष नेतागण, कि हमें क्या रणनीति चुनाव के वक्त लेनी चाहिए, और यही उनकी सफलता का राज भी है। जी, वो आगे तक चुनाव दर चुनाव, प्रदेश दर प्रदेश वो जीतते आ रहे हैं। कभी आरोप लगते हैं दूसरी, लेकिन आरोप है, जब महाजीत हो जाती है तो आरोप के किनारे हो जाते हैं। तो अभी यूपी का मुकाबला रोचक होने वाला है। और ये साल, चूँकि हम इसी साल में आने वाले हैं, और ये सरगर्मियाँ, आरोप प्रत्यारोप बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं हमें लगता है, और महीने दर महीने और ये परिस्थितियाँ बनती बिगड़ती जाएंगी। और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर में उत्तर प्रदेश की जनता का क्या मूड और मिजाज सामने आएगा। जी दादा, मैं बस एक आखिरी सवाल और आपसे जानना चाहूंगा कि 2014 में हमने देखा कि लोग कल्पना नहीं कर रहे थे जब अमित शाह चाणक्य साबित हुए। 2017 में दिल्ली में भले ही बीजेपी की सरकार बन गई थी, लेकिन मायावती को 2017 में बहुत सारे लोग आगे बता रहे थे, लेकिन 300 प्लस 312 सीटें जीती और कहा गया कि मोदी का मैजिक चल गया। 2019 और 22 में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को भी क्रेडिट दिया गया। 24 में अखिलेश यादव हीरो बन के आ गए। 27 में आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि 27 बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से मुझे लग रहा है कि 29 ये जो जी पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, जो चौंका रहा है जी, तो जब 14 में कल्पना नहीं थी मोदी जी के आने की, जी आज भी अभी ये कल्पना नहीं है कि भाजपा के अलावा कोई आएगा, लेकिन कल्पना कैसे सच हो जाए जी, और इसी कल्पना से डर के सभी राजनीतिक दल सजग हैं जी, और तैयारी कर रहे हैं। ये कल्पनाएं ही व्यक्ति को तैयार करती हैं, डराती भी हैं और तैयार भी करती हैं अगली लड़ाई के लिए। जी। तो हमें लगता है सभी राजनीतिक दल उसी कल्पना को तोड़ने के इरादे से अपनी अपनी तैयारी पूरी मुस्तैदी से कर रहे हैं। और अखिलेश जिस तरह से हमलावर है, हालांकि अभी वो फील्ड में कम दिख रहे हैं, उनको ये कहा जाता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले ज़्यादा हो गए जी और ट्वीट वाले ज़्यादा नेता हो गए, लेकिन उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती। वो मुलायम सिंह जी के सुपुत्र हैं, धरती पुत्र के पुत्र हैं, उनको धरती से दूरी कम करनी चाहिए। और
चुनावी वर्ष में तो खास तौर से। जी, 12 में बहुत साइकिलें चलाई थी और उसके बाद साइकिल यूपी में चल भी गई। तो दादा ने इशारे में बहुत कुछ कह दिया है और दादा के बारे में आप सब जानते ही हैं, बताने की अलग से जरूरत नहीं है। दादा यानी श्री गौरव अवस्थी जी 4 दशक से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत सक्रिय है, बहुत करीब से उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, दिल्ली की राजनीति पर बहुत पैनी नजर रहती है। और जैसा मैंने बताया कि रायबरेली, अमेठी, जहां से किसी जमाने में देश और प्रदेश की राजनीति संचालित होती थी, और आज लखनऊ में दादा की बहुत ही पैनी और बारीक नजर है। इशारे में उन्होंने बता दिया है। आप कितना समझे, क्या समझे, आपका क्या आकलन है? अगर आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो जरूर साझा कीजिए। दादा, आपने हमें इतना वक्त दिया और धन्यवाद इतनी वात्सल जी विस्तार से आपका। बात बताई, बहुत आभार, नमस्कार। आपने दिल्ली यात्रा को सफल बनाया, इसके लिए आपका आभार।